अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि आप लोग पहले भी हमने ये स्टार्टिंग में बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेन सोर्स जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। ठीक है, अब प्लांट्स की अगर बात करें तो डेड प्लांट्स भी होते हैं और लाइव प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, डेड प्लांट्स जो होते हैं, जैसा कि कोई दरख्त जो है वो ख़त्म हो चुका है या ज़मीन के अंदर दबता जाएगा, ज़मीन के अंदर जब उसके फॉसल्स बन जाएंगे उसके बाद वो फॉसल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट होने में कई साल लग जाते हैं। बहुत स्लो केमिकल प्रोसेस होता है ये। ठीक है, अब लिविंग प्लांट्स जो होते हैं उनसे भी हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ऑयल्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेन हमारे पास प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस से आप लोगों को ग्लूकोज जो मिलता है, ग्लूकोज जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, वीट, मेज़, ये सारे जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। इसी तरह जितनी भी बीन्स वगैरह होती हैं उनमें प्रोटीन्स होती है और विटामिन्स जो होते हैं वो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। जबकि प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड जो होते हैं उनमें वो अपना ऑयल स्टोर करते हैं। जैसे आपको पता है ऑयल को जब हम ऑयल बनाने के लिए कोई भी प्लांट जो है उसका जो सीड होता है उसको हीटअप किया जाता है प्रोसेस के थ्रू, तो उससे उसका ऑयल निकलता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड से हम ऑयल जो है वो बना सकते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिल रही होती हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल और ये सारी प्रोडक्ट्स जो खाने पीने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एनिमल्स की अगर दूसरी तरफ बात करें तो एनिमल से भी हमें प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हो मुर्गी जो होती है उससे हमें अंडे भी मिलते हैं, उससे हमें गोश्त भी मिलता है, चिकन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मटन, बीफ, फिश, ये सब एनिमल्स से हमें मिल रहा होता है। ठीक, और इसमें ये जितनी भी हमारे पास टाइप्स ऑफ मीट हैं इनसे हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। ठीक, अब अगर बात करें तो जानवर जो होते हैं एनिमल्स, उनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से हम दही, उसके अलावा बटर, चीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ये बातें इसी में लिखी हुई हैं। ये पैराग्राफ एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं डेड प्लांट्स जो होती हैं वो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है वो बरिड हो जाती हैं और एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू वो किस में चेंज होते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। ये बात भी हम पहले बोल चुके हैं। ठीक है, दीज मटेरियल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। गर्ल्स ये इसको अंडरलाइन कर लें, ये जो लाइन है हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा जो पेट्रोल है उसकी कौन सी डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जबकि हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो प्रोसेस भी होता है, वो कुछ भी होता है कोल में। कोल में हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं जबकि पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो पेट्रोल ज़मीन से निकालते हैं वो इम्प्योर होता है, उसको हम हीटअप करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। एक फर्नेस होती है, उसमें फ्रैक्शंस जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं ना, रूम्स होते हैं, इसी तरह वो फर्नेस के अंदर अपार्टमेंट्स से बने हुए होते हैं। जब उसको हीटअप किया जाता है तो हर फ्रैक्शन जो है, हर प्रोडक्ट जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग होती जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरह कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर एयर। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है अब बात करते हैं कोल की। कोल जो है वो ब्लैकिश कम्प्लेक्स सा मिक्सचर है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करता है। इसमें स्मॉल अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर की भी मौजूद होती है। ठीक है, कोल जो है वो कैसे बनता है, डेड प्लांट्स जो हैं वो जब ज़मीन के अंदर सालों साल जो है वो बरिड रहते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस की। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जैसे कि दरख्त जो है वो जब लकड़ी दरख्त से ही मिलती है ना, ठीक है, तो दरख्त जो हैं जब वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, कोल में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। यानी प्लांट्स जो हैं जब वो कोल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये प्रोसेस हो रहा होता है और काफ़ी अर्सा इसको लगता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पहले भी बात की थी
कि ये स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है, इससे हमें जो कोल मिल रहा होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने % ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है। उसकी परसेंटेज कितनी है, कितना फास्ट ये रिएक्शन हुआ है, यानी कितने साल ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा साल होंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारे पास कोल होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस ज़्यादा हुआ होगा तो उसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा होगा। तो इस बेस पे हमारे पास जो है वो कोल की 4 टाइप्स आती हैं, जो कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये 4 हमारे पास टाइप्स हैं। और ये डिफरेंस इनमें किस चीज़ का आ रहा है, कार्बन कंटेंट का, ठीक है। अब कार्बन कंटेंट जो है, पीट जो है उसमें 60% होता है, लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनस में 80% और एंथ्रासाइट सबसे आला क्वालिटी का कोल है और इसमें 90% कार्बन होता है। यानी कार्बन की जो कंटेंट्स हैं उनकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कोल जो है वो उसकी क्वालिटी क्या है। अब पीट जो है वो किस लिए यूज़ होता है, वो फर्नेस में यूज़ होता है एज अ फ्यूल, ठीक है। अगर लिग्नाइट की बात करें तो वो सॉफ्ट होता है और थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। पीट जो है वो सबसे घटिया किस्म का होता है। बिटुमिनस की अगर बात करें तो वो हमारे पास जो है एज अ हाउस होल्ड स्किल जो है उसमें एज अ फ्यूल यूज़ होता है। एंथ्रासाइड जो है वो सबसे आला क्वालिटी का होता है और इंडस्ट्री में आपको पता है अच्छी वाली चीज़ें हम यूज़ करके हाई लेवल पे चीज़ें बना रहे होते हैं, तो एंथ्रासाइड जो है वो इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ होता है। अब अगर कोल की बात करें तो हमने पीछे भी ये बात की कि कोल की हम कौन सी डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। कोल जो है हमने पीछे भी इसकी बात की है, इसकी जो है यहाँ पे डेफिनेशन में ये डेफिनेशन है, इसकी कॉम्पोजिशन है, इसमें हमने बात की ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो उससे भी हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलेंगी, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कोल गैस। कोल गैस जो है वो मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो कि हवा में, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डेंजरस होती है जो है रेस्पिरेशन के लिए, और देयरफॉर इट इज़ मेनली यूज्ड as a fuel in industry. It is used to provide an inert or reducing atmosphere in metallurgical processes. गैस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस आप लोगों ने 9th में जो हमारे पास इनऑर्गेनिक थी उसमें भी हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हम एक्चुअल में कौन से होते हैं, जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, ठीक है, यानी इम्प्योरिटीज़ को मेटल से अलग करते हैं। तो इन प्रोसेसेस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब अमोनिया लिक्विड की बात करते हैं तो इसके नाम से ही शोर है ये किसका मिक्सचर है, अमोनिया का लिक्विड के अंदर, ठीक है। अमोनिया गैस को जब वाटर के अंदर जो है मिक्सअप किया जाता है तो हमारे पास अमोनिया लिक्विड बन जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट, जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होती है। नेक्स्ट है कोल टार। ये थिक हमारे पास ब्लैक लिक्विड होता है और मिक्सचर होता है बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें मेन जो है एरोमेटिक्स होती हैं। एरोमेटिक्स इनमें अरोमा होती है, अरोमा मतलब स्मेल इनकी स्पेसिफिक होती है और अपनी स्मेल से ये पहचाने जाते हैं और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इनसे भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो शामिल हैं, लाइक फिनॉल, टोलुइन, एनालाइन, बेंजीन, ये सारे जो हैं हमारे पास इसमें शामिल हैं, ठीक है। दिस केमिकल्स आर यूज टू सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोजिव्स, ये सब चीज़ें जो हैं इन केमिकल्स को यूज़ करके प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं बिसाइड दीज वैल्यूएबल केमिकल्स द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल टार इज कॉल्ड पिच, इट इज़ यूज फॉर सर्फेसिंग रोड्स। अच्छा गाइस, ये सारी प्रोडक्ट्स तो मिल रही होती हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने के बाद जो लास्ट में हमारे पास एक वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको बोलते हैं पिच। आप लोगों ने देखा होगा रोड के ऊपर जब रोड बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक सा थिक सा मटेरियल जो है वो उसको गिराया जाता है, तो वो थिक मटेरियल जो होता है उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोक जो है वो 98% उसमें कार्बन मौजूद होती है और ये कब बचता है, जब हमारे पास कोल टार की सारे प्रोडक्ट्स मिलती हैं उसके बाद लास्ट पे हमारे पास कोक बचता है, ठीक है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इट लूजेस ऑल वोलेटाइल कंपाउंड्स and leaves behind a solid residue called coke. It is mainly used as a reducing agent in the extraction of metal, especially iron. It is used as a fuel. Simple ये as a fuel यूज़ होता है, extraction process में as a reducing agent यूज़ होता है और ये solid होता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम की। ये ब्लैकिश और ब्राउनिश ग्रीनिश सा मटेरियल होता है। आप लोगों को पता है पेट्रोलियम की हम कौन सी डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने पहले भी बात की है। इसकी मेन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेपरेशन ऑफ, अंडरलाइन कर लें इसको, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग रेंजेस, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम पेट्रोलियम से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो गेन करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो भी मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इसमें मेन जो है वो मीथेन है जो कि 85% होती है। एज अ फ्यूल नेचुरल गैस को हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन जो है हमारे पास, इसको हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स। गर्ल्स ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे देखें, या डिफरेंट रॉक्स हैं, इम्परवियस रॉक्स है, उसके ऊपर वाटर है, फिर पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस है, फिर रॉक्स है, फिर ये सारी हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है। तो जब हम ज़मीन की खुदाई करके गैस निकालते हैं तो उसके साथ साथ ये बाकी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास जो हैं वो निकल रही होती हैं, फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है उसको CNG, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं, के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये सारा इसमें जो शू पॉलिश होती है उसमें कार्बन ब्लैक के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स से हमने पहले भी डिटेल में पढ़ लिया है कि उससे हमें प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो का मतलब है लार्ज साइज़, ठीक है, यानी लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स आते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आपको पता है C6H12O6 फोटोसिंथेसिस से बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जितने ग्लूकोज मिलेंगे उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे कि हमारे पास फ्रुक्टोज बनता है, सुक्रोज बनता है, सेलुलोज, ये सारी, ठीक है। ये ग्लूकोज के मिलने से ये सारी प्रोडक्ट्स हमें मिल रही होती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पता है हमें कहाँ से मिल रही होती हैं, पल्सेस और बीन से, ठीक है। और उसके बाद अब बात करते हैं विटामिन्स की। तो वो विटामिन्स हमारे पास जो है वो फ्रूट से हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बिसाइड दीज आपको पता है प्लांट से हम जो है वो जड़ी बूटियाँ हासिल करते हैं, उनसे हम गम्स, उसके अंदर से एक वैक्सी सा मटीरियल स्टेम से निकल रहा होता है, उसको एज अ गम यूज़ करते हैं। रबर, मेडिसिन, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमने डिटेल में जो पहले हिस्ट्री पढ़ी थी उसी के बारे में जिक्र है, ठीक है। इसको समराइज़ किया हुआ है कि जस्ट अबाउट 200 years ago it was considered that the organic compounds can be synthesized only by plants and animals because they possesses a vital force theory. It is very essential for synthesis of organic compounds, but the synthesis of ammonia in laboratory by F.M. Wooler in 1822 opened the discipline on field synthesis of organic compounds in laboratory. Until now more than 10 million organic compounds have been prepared in the laboratories. They range from simple to complex compounds. They are present in drugs and medicine, flavors and fragrances, plastics and paints, synthetic fibers and rubbers, cosmetics and toilets, detergents, insecticides and pesticides. Insecticides मतलब इंसेक्ट्स को भगाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, और पेस्टिसाइड्स यानी पेस्ट को मारने के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको एक दफ़ा रीड आउट करें। MCQs के लिए आप लोगों ने इसको पढ़ना है, इसमें ये डेट याद रखनी है, बाकी इसमें से कुछ इतना याद करने वाला नहीं है, ठीक है। प्लांट्स में से ये भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है। दैट्स इट।